हमारे साथ मौजूद हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। शाह साहब, आपका बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे सलाम टीवी की इस खास पेशकश में। और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बंसल साहब, आपका भी यहाँ बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे सलाम टीवी की इस खास पेशकश में। और शुरुआत करना चाहेंगे मोहम्मद अली शाह साहब से। शाह साहब, सबसे पहले आज काफ़ी अरसे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का खुतबा होने वाला है। पूरी दुनिया की नज़रें उनके इस खिताब पर लगी हुई हैं। क्या कुछ रद्द-ए-अमल है आपकी तरफ से सर? जी, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने पहले भी कहा था कि इजराइल पे हमला कर देना चाहिए। 2-1 महीने पहले की बात है, लेकिन उनके नए न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे पेस्किन साहब ने कहा था नहीं, अगर हमला अभी नहीं करती है ईरान, क्योंकि इसमें ईरान का भी नुकसान होगा, तो अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाए करके समझाने की कोशिश करी। ईरान ने जाके हमला कर दिया फिर इजराइल पे, और इजराइल ने बोला 180 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दागे इजराइल पे। वो अलग बात है कि अमेरिका की मदद से या आयरन डोम उनका जो तकनीकी उनकी मदद से उन पे नुकसान इतना हुआ नहीं। उन्हें बोला, इजराइल ने बोला हम हमला करेंगे, वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे, जगह अपनी जगह की होगी, अपने वक्त से, अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से। ईरान ने बोला अगर इजराइल सोचती भी है ये करना, दूसरा, ये तो बस ट्रेलर था, दूसरा हमला और ज्यादा खतरनाक होगा। उस टाइम पे प्रेसिडेंट पेशकिन का एक्स पर ट्विटर पे बयान आया था कि ये हमला अगला बहुत तगड़ा होएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने हमला तो किया। अब आज की तारीख में, आज जुम्मा है, आज फ्राइडे है, तो आज नमाज़े जनाजा भी पढ़ी जाएगी वहां पर। और बात ऐसी है कि अब आज उनका खुतबा होने वाला है आयतुल्लाह ख़ामनेई का, तो खुतबे में वो क्या बोलते हैं ये दुनिया को सुनने लायक होगा। और ये सबकी नजरें वहां पे बनी हुई हैं कि यहां से ईरान के सुप्रीमो की तरफ से क्या बयान आएगा। अब जो भी बयान आए, जैसा भी आए, हालांकि मैं कुछ पीसफुल बयान तो नहीं भाप रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं जहां तक मैं भाप पा रहा हूं तो एक युद्ध का ये बयान आएगा और कुछ नहीं होगा। हमस के पास जो भी बंधक हैं, जल्द से जल्द सबसे पहले तो उनको छुड़ाते हैं, जिससे पहले की देरी बहुत हो चुकी है और बात बिगड़ने वाली है, बात बिगड़ चुकी है। जितने हमस ने बंधक नहीं लिए, उससे कितनी तादाद में, उससे 100 की तादाद में तो लोग मारे गए हैं, हजारों की तादाद में उससे लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से। हालांकि ज्यादातर लोग मरे हैं गाजा पट्टी में, 41,000 से ज्यादा लोग, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस, निहत्ते, मजलूम, मजबूर, लाचार लोग बहुत हैं इसके अंदर। लेकिन हमस को सबसे पहले तो मैं ऐसा मानना है कि बंधक रिहा कर देने चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल जे.के. बंसल साहब भी मौजूद हैं। बंसल साहब, लगातार इस अहम टॉपिक पर हम सलाम टीवी पर बात कर रहे हैं और एक बार फिर से हमने देखा है कि कल भी बैरूत पर हमले हुए हैं। अब ये मिडल ईस्ट की जो जंग है, सुप्रीमेसी की जो जंग है, वो किस मोड़ जाएगी, अभी तक इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल घड़ी है पूरी दुनिया के लिए। टीना जी, शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत नाजुक दौर है, इसमें कोई शक नहीं कर रहे हैं, ना अपने देश के लिए कर रहे हैं, ना ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कर रहे हैं, ना वो संसार के लिए कर रहे हैं। तो उनकी जो सोच है ये कट्टरवादिता की, वो जिहादी सोच, वो ठीक नहीं। जी अली शाह साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। कल जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के जो मुमकिना जानशीन थे हाशिम सफीउद्दीन, वो भी इस हमले में हलाक हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं अब लगातार ये जो हमले जारी हैं, कहीं पर भी अमन की कोई सूरत नजर नहीं आती है। आपने दुरुस्त फरमाया है जी। देखिए, कहीं पे भी कोई अमन की आशा या कोई किरण या कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है ऐसे पेचीदा मामले में। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1982 में जब हसन नसरुल्लाह ने जब हिजबुल्लाह ज्वाइन करी थी, तब हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल विंग भी थी वैसे लेबनान की, और इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, विचारधारा मिलती थी। फिर ये इराक गए, इराक में जितने भी शिया थे उनको एक्सपेल किया जा रहा था, उनको वहां से निकाला जा रहा था सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट ने, तो ये वहां से निकल गए। फिर ये ईरान भी गए थियोलॉजिकल से के लिए। लेकिन 1992 में हसन नसरुल्लाह के जो प्रोड्यूसर थे, जो चीफ थे हिजबुल्लाह के, इनका भी यूएस
एयर स्ट्राइक में खात्मा हुआ था। उसके बाद फिर 1992 में हसन नसरुल्लाह चीफ बने। और इनको अभी अगर हम देखें तो अभी 3-4 रोज पहले इनका भी इजरायली एयर स्ट्राइक में ही खात्मा हुआ है। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ये दोबारा क्या जाता है को दोहरा रहा है। अब कहा जा रहा था कि भाई इनके जो अगले सक्सेसर थे, जो नेक्स्ट लाइन थे, जो चीफ थे, उनका भी खात्मा हुआ है, तो हाशिम का। तो बात ऐसी है कि इसमें इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जी हालांकि हिजबुल्लाह ने भी 3 निशानों पे, लेबनान ने निशान लगाया था, जब ईरान ने 3 निशानों पे निशान लगाया था, उनमें से एक मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर लगाया था। मोसाद जो है इतनी ज्यादा खुफिया है कि उनको उनके बीच में कोई रहेगा सालों से, उनको मालूम ही नहीं होगा उनका खुद का आदमी है या मोसाद का आदमी है, उनको ये तक मालूम नहीं होगा। तो वो इतनी गंभीर, इतनी गहरी स्पाई एजेंसी है वो। इजराइल टेक्नोलॉजी अव्वल दर्जे की मानी जाती है, कोई तोड़ है ही नहीं। हमने देख लिया 17 सितंबर को, हालांकि कोई पुष्टि हुई नहीं है, कोई इजराइल ने क्लेम नहीं लिया है और ना ही वो लेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ से खिलाफ होएगा। लेकिन शक की दायरा पूरा इजराइल पे जाता है कि भाई इजराइल आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी कुछ भी कर देंगे। तो अब बात ऐसी है कि अगर हिजबुल्लाह के जो अगले चीफ आते हैं, वैसे आयतुल्लाह खमीनी को भी एक सीक्रेट बंकर में ईरानी ले गए थे उनको महफूज रखने के लिए। तो इजरायली स्ट्राइक्स का कुछ भरोसा नहीं है। ये नहीं है कि आपको वॉर जोन या बंकर में रहना है, इजरायली कुछ भी कर देंगे कहीं पे भी। आज की तारीख में अगर वॉर जोन में ना भी हो, अपने टीवी पे, पेजर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, कहीं पे भी, कोई कहीं पे भी महफूज नहीं है। ये बात साबित हो गई 17 सितंबर को। बिल्कुल। इससे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग थी साइबर अटैक की कि पासवर्ड हैक कर लेंगे या सर्वर जैम कर लेंगे या आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अरे अभी धमाके हो जाएंगे। ये दरअसल फिलॉसफी है, ये चीनी फिलॉसफी है, सन त्सू की। वो एक चीनी ऑथर थे और फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा था द आर्ट ऑफ वॉर, एक किताब लिखी थी। उसमें लिखा था कि आप बिना लड़े ही आप युद्ध को कैसे जीत जाएं। उसमें लिखा था द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े ही आप जंग को जीत जाएं। ये चीनी फिलॉसफी है, सन त्सू की। वो एक चीनी ऑथर थे और फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा था द आर्ट ऑफ वॉर, एक किताब लिखी थी। उसमें लिखा था कि आप बिना लड़े ही आप युद्ध को कैसे जीत जाएं। उसमें लिखा था The acme of a military general is to win wars without fighting, यानी कि बिना लड़े ही आप जंग को जीत जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन सब वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाए, और यहाँ पे यही साइबर वॉरफेयर इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम ऐसा देख रहे हैं कि इजराइल जवाबी कार्रवाई ईरान पे करेगा, जरूर करेगा। उनके पास उनका अमेरिका का हाथ जो उनके सिर पर है, भलाई हो या ना हो, इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। और दो तरफ से ये तू मैं है, जब भी जंग चलती है सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का, ट्रूथ का। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत फैलती है दोनों साइड से। जी, ये दिख रहे हैं कि अब बिल्कुल। और जैसे वेस्ट एशिया के ऊपर अमेरिकी जो सदर हैं जो बाइडेन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम एक बड़ी जंग से बच सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस तरह की जंग जो जिसकी आहट लगातार सुनाई दे रही है, उसको रोकने की कोशिश तमाम दुनिया के मुमालिक भी कर रहे हैं। सिर्फ यूएन में बयानात आ रहे हैं, यूएन की जो सिक्योरिटी की अहम मीटिंग हुई थी उसमें से बयानात आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो मुमालिक हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? जी, सवाल मेरे से? जी शाह साहब। जी देखिए, बाकी जो मुल्कों के मुमालिक हैं जिसके इजराइल जो है वो घिरा हुआ है मुसलमान राष्ट्रों से, तुर्की हो गया, चाहे सीरिया हो गया, चाहे कोई भी राष्ट्र हो जी, छोटा सा मुल्क घिरा हुआ है। लेकिन ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो गल्फ के मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो भी एक पेज पे नहीं है, उनमें भी यूनिटी नहीं है। कोई कुछ कहेगा, बल्कि अभी 2-1 महीने पहले एक ओआईसी की मीटिंग हुई थी मिस्र में, जो कि 2 भागों में हुई थी, लेकिन क्योंकि ये एक पेज पे थे तो एक ही भाग में हुई। एंथनी ब्लिंकन साहब आते हैं मिस्र, लेकिन इनकी टॉक इनकम्प्लीट है। सीरिया और सऊदी अरेबिया ने तो साफ इनकार कर दिया था कि अगर ईरान हमला करता है इजराइल पे, उनकी एयर स्पेस इजराइल पे हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। यानी कि एक तरीके से वो इनडायरेक्टली मदद करेंगे इजराइल की, यानी उनको बचाव करने के लिए वो ढाल बचाएंगे। तो वो भी एक बाकी जो अन्य, कतर हो गया और मिस्र हो गया, वो स्टेक होल्डर्स हो गए। उन्होंने कोशिश करी इसमें बातचीत करने की। अमेरिका ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, हम ये युद्ध नहीं होना चाहिए। जो बाइडेन साहब ने भी कहा, बल्कि जो बाइडेन साहब ने तो खुद बयान दिया था 2-1 महीने पहले
कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को और खींचने के लिए नेतन्याहू ये जंग को और लंबा खींच रहे हैं। ये बयान आया था जो बाइडेन साहब की जी तरफ जी से। जी जी। तो इसको मैं देख रहा हूं कि बाकी जो अन्य देश हैं, हाँ, एक मुल्क ऐसा है, एक अव्वल दर्जे का मुल्क है जो बहुत अच्छा यहाँ पे शांति का प्रस्ताव रख सकता है, जो पीस ब्रोकर बन सकता है, जो कि एक इंटरलोक्यूटर की भूमिका निभा सकता है। वो देश है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अभी आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक मीटिंग, एक कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी पे थर्सडे को बुलाई थी। उसमें कई सारी चीजें एड्रेस हुई थी। उन्होंने कंसर्न भी जताया था कि अभी जो हॉस्पिटलिटीज हो रही है वेस्ट एशिया के अंदर, वहां पर क्या हो रहा है। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था, तभी उस टाइम पे इनसे बात करने की कोशिश की थी और कहा था कि युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है, कोई जीता नहीं है, सबका नुकसान ही होता है। तो हिंदुस्तान हमेशा शांति की तरफ हमेशा ध्यान दे रखता है। बल्कि एक बड़ी अहम बात, मैं एक और जी बताऊं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे जनरल बंसल साहब हैं और जी वो एम्स से हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। तो सर, आपको ये पता होगा, आपको बड़ी खुशी होगी बल्कि ये जान के कि हिंदुस्तान की एक कंटेंजेंट अभी लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे डिप्लॉयड है। जी और क्योंकि हम कॉन्गो और सूडान, लेबनान में अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं, हमारी इंडियन आर्मी ने वहां पर एक अस्पताल खोल रखा है। वहां पे एमएनएस के भी लोग हैं, एएमसी के भी लोग हैं, बल्कि एक इन्फेंट्री बटालियन भी और वहां पे डिप्लॉयड है। जहां पे खास और ये अहम बात ये है, ये मुद्दा जी है आज की जी। तारीख, मणिपुर का मुद्दा बहुत गर्म है। इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान मणिपुर से हैं, वो माइते पंगाल हैं। वो शेख मोहम्मद रहमान साहब, वो मणिपुर से आते हैं। वहां पर इंडियन आर्मी के मणिपुर के माइते कुकी नागा कंधे से कंधा मिलाकर साथ में एक काम कर रहे हैं वर्ल्ड पीस लाने का, ह्यूमैनिटी के लिए। तो कितनी खूबसूरत बात है ये। इसके जी ऊपर बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल। और ये बेहद अहम मुद्दा रहा है जिस पर हम आगे भी लगातार बात करते रहेंगे। और यहाँ पर हम अपने दोनों मेहमानों का, क्योंकि वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा, दोनों मेहमानों का, अली शाह साहब आपका और जेके बंसल साहब, आप दोनों का तहे दिल से सलाम टीवी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए।